फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं हूँ जयेश और आप पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी क्लास 9th एनसीईआरटी विच इज़ पॉपुलेशन। So friends, basic is it is talking about the population of the country, of the world, and all about that. So friends, in March 2011, 1210.6 million, 17.5 of the world population, मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी थी उस टाइम 2011 के अप्रॉक्स। एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन इज इन द 5 स्टेट दैट आर यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। मतलब ये सारे वो 5 स्टेट्स हैं जिनके अंदर इंडिया की हाफ ऑफ द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन आर प्रेजेंट। So friends, Rajasthan has 5.5% of the India's population. Now let's talk about population density. It is calculated as the number of पर्सन पर यूनिट एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया, मतलब जैसे यूनिट मानते हैं हम किलोमीटर, तो एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने पर्सन हैं तो वो हो जाती है उस एरिया की डेंसिटी। ऐसे कि हम पूरे इंडिया के डेंसिटी की बात करें तो इंडिया के एरिया में कितने पर्सन रहते हैं, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द इंडिया। सो फ्रेंड्स, इंडिया का एरिया जैसे ही आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था विच इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन इन टुडेज वर्ल्ड, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसमें अगर 2023 की तो 153 करोड़, जो कि बहुत डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है इन द टुडेज वर्ल्ड एंड विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन टुडेज वर्ल्ड। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज हेयर टॉकिंग अबाउट द इंडिया इज द मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड कंट्री। लेकिन क्यों? यहीं पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है जो कि ज़्यादातर एग्जामों में भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों कि इंडिया बहुत डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है, इसका मेन रीजंस क्या क्या है। तो फ्रेंड, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, और ये सब कुछ एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है। सो यू हैव टू रीड दैट। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द इंडिया वॉज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जैसे हम डेंसिटी की बात करें तो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर आर गिवन हेयर। एंड अरुणाचल प्रदेश इज द स्टेट वेयर विच इज़ नॉट डेंसली पॉपुलेटेड। मतलब यही एक ऐसा स्टेट है जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। नाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर हाईली डेंसली पॉपुलेटेड, बट वाई? ये हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि नॉर्थर्न प्लेन्स बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, और वो ऐसा क्यों है। और तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका मेन रीज़न है वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का फेवरेबल कंडीशन और वहाँ की फर्टाइल सॉइल विच इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर यूज़। सो फ्रेंड्स, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है। नाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ, इट इज़ डिफाइंड बाय द 3 प्रोसेस, नेमली बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। सो फ्रेंड्स, ए सर्वे ऑफ पॉपुलेशन हेल्ड आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब हर साल के बाद एक पॉपुलेशन का सर्वे होता है जिसमें सारी ग्रोथ एंड बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन वगैरह वगैरह, बाकी पॉपुलेशन सब कुछ ये काउंटिंग होती है आफ्टर 10 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, एज वी टॉक अबाउट द एनुअल ग्रोथ रेट, तो इंक्रीजिंग द 2% पर एनम, दैट मीन के 2% मतलब 2% पर 100%। मतलब जैसे एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है इंडिया की, तो वो है 2% पर एनम। मतलब 100 में से कोई 2 लोग और बढ़ रहे हैं, मतलब पहले 100 थे और अब 102 हो गए, तो 2% इंक्रीज हो गए। तो ये थी हमारी एनुअल ग्रोथ रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम 1951 to 1981, that is 361 million in 1951, but according to 1981 survey it is 683 million. So friends, you can see the major difference। मतलब पॉपुलेशन के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, जिससे ये पता चलता है कि लगभग ऑलमोस्ट डबल हो गई पॉपुलेशन बस कुछ ही ईयर्स के अंदर। तो इससे ये पता चलता है कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे और डेथ रेट कम, जो कि आप खुद ही समझ सकते हैं जो कि इधर लिखा हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बर्थ रेट। तो नंबर ऑफ लिव्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, इट इज़ ऑलवेज बी हायर देन डेथ रेट। मतलब जो लोग जिंदा रहते हैं एक ईयर में, मतलब नंबर ऑफ लिव्स ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम 1000 पर्सन इन अ ईयर इज नोन एज बर्थ रेट एंड इट इज़ ऑलवेज हायर देन डेथ रेट। इसलिए इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं। सेकंड इज डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ रेट पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। मतलब पर 1000 पर्सन में से जो भी मर रहे हैं वो डेथ रेट में काउंट होता है, और ये हमेशा लेस देन रहती है बर्थ रेट से। तो ये सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इंडिया की डेंसली पॉपुलेटेड में। नाउ द थर्ड इज माइग्रेशन। सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस थ्रू द रीजन और द कंट्री।
इट इज़ एट द पोजीशन ऑफ नेशनल एट द इंटरनेशनल। सो फ्रेंड्स, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो माइग्रेशन होता है उसे हम माइग्रेशन कहते हैं, और जो कि जिससे पॉपुलेशन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर पहले 100 पीपल रहते थे, अगर 2 बाहर चले गए तो 98 हो गए, तो इससे अपने यहाँ की पॉपुलेशन कम हो गई। लेकिन अगर 2 आ गए तो 102 हो जाएंगे, जो कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये भी एक बहुत मेजर कारण होता है एक पॉपुलेशन की ग्रोथ में। लेट्स टॉक अबाउट द एज कंपोजिशन एंड इट इज डिफाइंड एट द 3 कैटेगरीज and children, working age, aged. So friends, children, you can see the difference of the 3 categories, which are children, working age और aged people. So friends, इनकी कैटेगरी का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ दिया गया है, जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपके पास एग्जाम में लिखने के लिए पर्याप्त कंटेंट भी है। सफिशिएंट कंटेंट आर गिवन हियर, सो यू कैन राइट दीज ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन। तो दे आर अनप्रोडक्टिव, बट इन वर्किंग एज दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, और एज दे मे बी प्रोडक्टिव और मे नॉट बी प्रोडक्टिव। So friends, children are considered at below 15 years, but working age is considered at 15 to 59 year. एंड जो एजड होते हैं वो कंसिडर होते हैं जो रिटायर होते हैं या फिर 59 ईयर से अबव होते हैं, 60 से अबव। नाउ नेक्स्ट इज दे नीड टू बी प्रोवाइड मेडिकल केयर, फूड, क्लॉथ्स एंड एजुकेशन आर रिक्वायर्डिंग फॉर देम। बट फ्रेंड्स, वर्किंग एज दे कंप्राइज द वर्किंग ऑफ पॉपुलेशन। मतलब यही वो एज होती है जो अपने चिल्ड्रंस को कुछ भी देने के काबिल होती है, जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होती है। नाउ द थर्ड थिंग विच इज दीज आर द आल्सो नीडेड द बेसिक नीड्स। मतलब जो एज पीपल होते हैं, अगर वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हैं तो वो अपनी बेसिक नीड खुद ही फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है तो फ्रेंड्स उनको भी सारी बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है। दे आर डिपेंडेबल टू द वर्किंग एज। जैसे कि अगर आपके फैमिली में कोई भी, आपके पापा, चाचा, कोई भी अगर वर्किंग एज में आते हैं तो आप भी उनके ऊपर डिपेंड होगे, और जो एजड है मतलब आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, वो भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सो फ्रेंड्स, द टॉपिक इज वर्किंग एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फैमिलीज ग्रोथ। नाउ द थर्ड थिंग इज लिटरेसी रेट। ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इज ट्रीटेड एज लिटरेट। ए पर्सन एज 7 years above fulfill the defined is considered as literate। मतलब फ्रेंड्स, लिटरेसी रेट वो होती है जो पर्सन लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसे हम लिटरेसी रेट में मतलब लिटरेट में उसको हम कंसिडर करते हैं। लेकिन एक पर्सन जो कि 7 year old है और वो ये डिमांड फुलफिल करता है, मतलब वो लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है, तो उसे हम लिटरेट में कंसिडर करेंगे। ना द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज इंक्रीज फ्रॉम 17.9% टू 73% इन 1981 टू 2011, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग लिटरेट होते जा रहे हैं, जिससे यहाँ की मतलब पॉपुलेशन के बारे में उनको काफ़ी सुधार आएगा, जिससे वो इस मतलब पॉपुलेशन के बारे में वो जानेंगे कि पॉपुलेशन ज़्यादा होना, कम होना, क्या उसके रिजल्ट हो सकता है। तो इससे हमारे लिए कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन literacy rate, which is 17.9 in 1981, but now it is 73% in 2001 survey. Now the next topic is sex ratio. So it is defined as the number of female per 1000 male in area. It is always unfavorable of female। मतलब पर 1000 मेल्स के अंदर कितनी फीमेल आती है, जैसे 877, 866 इन दिल्ली वगैरह वगैरह। तो ये होता है सेक्स रेशियो, और इट इज़ ऑलवेज इन अनफेवरेबल ऑफ फीमेल। मतलब ये हमेशा फीमेल्स के अनफेवरेबल में होता है, क्योंकि मेल्स हमेशा ज़्यादा होते हैं फीमेल से, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है पुरानी प्रथाएं, जो कि आप पहले पढ़ चुके होंगे। नाउ द लेट्स टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ इन 3 category, which are occupation are of 3 category, which are first of all primary, which you have read in the smaller classes also. So primary, secondary और tertiary, it is related to nature, it is secondary related to production, and third is related to services. Now the health, it is very important for a country to having a healthy population, but why? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है कि जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो एक कंट्री के इकोनॉमी में कैसे हेल्प करती है और वो क्यों ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन आपके लिखने के लिए पर्याप्त कंटेंट है, जो कि आप बुक में से रीड भी कर सकते हो, और मेरी वीडियो से अगर आप थोड़ी भी हेल्प मिली तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ फ्रेंड्स, द हेल्दी पॉपुलेशन इज बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री बिकॉज अ हेल्दी मैन कैन work enough, and he was assist to a country which who donate in the income tax as and this help to economical growth of a country. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि इकोनॉमी की ग्रोथ में एक हेल्दी और एजुकेटेड और स्किल्ड पर्सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपने पढ़ाई होगा पहले ह्यूमन रिसोर्सेज में।
सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी इकोनॉमी का पार्ट भी है। और ये एक ऐसा हेल्दी पर्सन जिसके पास एजुकेशन और स्किल और ट्रेनिंग है, तो वो एक कंट्री के लिए असिस्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडोलसेंस। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन टू अ टीनेजर चाइल्ड, मतलब टीनेज चाइल्ड के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन जरूरी चाहिए होता है एट द एज ऑफ एडोलसेंट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू हेल्थ टॉपिक। Now the last topic is national population policy. So it is a program which gave measure to the birth control and introduce vaccine. मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि मेजर बर्थ और इनके लिए एक सही प्रोग्राम लॉन्च करती है, और जैसे बच्चों के टीकाकरण होता है और इन सबों में एक वैक्सीन भी प्रोवाइड करती है, जो कि जैसे आपने बचपन में पोलियो की दवा खाई होगी, तो वो भी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के द्वारा ही मतलब अलॉट की गई थी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा चैप्टर पॉपुलेशन। अगर आपको इससे थोड़ी भी मदद मिली तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ आज हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर हो गया है फिनिश, और इससे आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हो गए होगे, जो कि रैपिड रिवीजन था इन चैप्टर का। थैंक यू वेरी मच।